नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे बीच शख्सियत बैठे हुए हैं ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जेडीयू पटना जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके अलावा अभी हम पार्टी जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है जीतन राम मांझी की पार्टी, उसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है शकील हाशमी साहब। आपका चैनल पर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका, आपके चैनल का। सर, वर्तमान जो लोकसभा चुनाव में देश की राजनीति में जो अभी घटनाएं घट रही है, चाहे वो चुनाव अभियान के दौरान कई सारी बयानबाजी जो नहीं होना चाहिए, जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है, और इस पर चुनाव आयोग पर भी एलिगेशन लगते हैं कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष की ओर से इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो उस पर जिस तरह का कदम उठाना चाहिए या स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाना चाहिए, चुनाव आयोग नहीं देते, स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। और विपक्ष अगर कुछ बोलते हैं तो चुनाव आयोग तुरंत अपनी कान खड़ा कर लेते हैं। इन सब के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कि 2024 लोकसभा के चुनाव का 6 चरणों का वोटिंग हो चुका है। अंतिम चरण 1 जून को होने वाला है। तो इस 6 चरणों के चुनाव लगभग 90% सीटों के लिए वोट हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार आएगी, इंडिया या एनडीए? देखिए, निश्चित रूप से ये देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए वर्तमान की जो स्थिति है वोटिंग की, जो 6 चरणों की चुनाव हो चुकी है, उससे ये कयास लगाया जा सकता है कि फिर से एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार बनने जा रही है। यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिए थे वो नारा सक्सेस है और 400 पार 400 पार और 400 के अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि सरकार एक मर्तबा और केंद्र में बनने जा रही है। कोalition गवर्नमेंट बनेगी या फुल मेजोरिटी से खुद बीजेपी बना पाएगी, या फिर ये तो पब्लिक ने वोटरों ने वोट किया है और 4 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ पब्लिक ने किस तरह का वोट किया है कि मेजोरिटी में बनेगी या सपोर्ट से बनेगी। अगला सवाल सर आपसे कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को हम जहां तक जानते हैं 2019 में 3 लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ी थी, और इस समय सिर्फ एक गया जो लोकसभा सीट है वहाँ से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जीतन राम मांझी चुनाव लड़े। तो फिर मतलब कि पिछली बार 3 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे और आप इस समय एक ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े, ऐसा? पार्टी एनडीए गठबंधन में है। गठबंधन का जो निर्णय हुआ उस अनुसार पार्टी ने अपने आप को समर्पित किया और गया लोकसभा सीट हम लोगों को दिया गया। हम लोगों ने उस पर वर्क किया है और उम्मीद है कि हम लोग गया लोकसभा सीट 110% निकाल रहे हैं। अच्छा, यानी गया लोकसभा सीट मतलब कि जीतन राम मांझी वहाँ से 100%। बिल्कुल। अच्छा, आपने चुनाव अभियान में भी साथ रहे होंगे, जीतन राम मांझी के साथ चुनाव अभियान में गए होंगे। इस बार आपका मुद्दा क्या था? मतलब जनता के बीच आप किस मुद्दों के साथ चुनाव में उतरे थे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रीय मुद्दा है उस मुद्दों के साथ, या लोकल अपना कोई पर्सनल जो इश्यूज होते हैं हम पार्टी का कोई था, कोई राजनीतिक? देखिए, हमारी पार्टी के जो संस्थापक हैं श्री जीतन राम मांझी जी, वो पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व के कई वर्षों से, कई टर्म्स से विधायक रह चुके हैं। तो 9 महीने का जो उनका कार्यकाल गुजरा बिहार की हुकूमत की अगुवाई करने का, उस 9 महीना के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य अंजाम दिया सभी समुदाय के लिए, उनका अपना फेस वैल्यू है और उनके कार्यों को जनता जानती है। और गया उनका आबाई ज़िला है, वहाँ के वो रहने वाले हैं, तो उनका अपना पर्सनल भी फेस वैल्यू है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ फेस वैल्यू पर ही चुनाव लड़े या कोई अपना एजेंडा हम चाहते हैं? मैंने तो आपको बता दिया कि 9 महीना के कार्यकाल में श्री जीतन राम मांझी जी ने जो काम किया है बिहार में, वो इतिहास में, हाँ 9 महीना के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया एज ए मुख्यमंत्री, विधायक तो वो है ही, इसलिए कई टर्म से हैं, लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहते हुए 9 महीना के कार्यकाल में काम किया है वो बहुत सराहनीय है और गया की जनता इसको जानती है और उनके काम को, उनके व्यवहार को भी जानती है। और अगला सवाल ये कि 2015 में आपने बताया कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके लगभग 9 महीना। उनके बाद 2020 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2025 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। क्या कभी जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है, आपकी पार्टी, वो खुद के बल पर पूरे विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और खुद मतलब कि सरकार फुल मेजोरिटी से बनाने का दावा कर सकती है इस तरह का चुनाव अभियान, या फिर हमेशा कोalition मतलब किसी न किसी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेगी? ऐसा आप कभी भविष्य में हम देख पाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी का अपना सिस्टम है और पार्टी के हमारे संस्थापक हैं श्री जीतन राम मांझी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो कार्य है उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो हमारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर जो है वो तमाम सीटों पर दावेदार होगी। अच्छा, और चुनाव लड़ेगी। अगला सवाल सर ये कि जैसे कि आप मुस्लिम प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं और जहाँ तक मतलब आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व वो हिंदुस्तान की राजनीति में हो। हिंदुस्तान में लमसम 16% मुस्लिम जनसंख्या है या 17%,
लेकिन पार्लियामेंट में मुस्लिम की जो MPs है वो 4% ही पहुँच पाते, जैसे पिछली बार 22 MP। तो मुस्लिम जो जनसंख्या है इनकी 16 से या 17% है, लेकिन MP 4% ही हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंट में पहुँच पाते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है कि जो मुस्लिम के जो नेता है वो भर कर पहुँचे पार्लियामेंट तक और अपनी आवाज़ को उठा पाए, लोगों के बीच रख पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्तमान में अगर मुसलमानों को अपना सियासी भविष्य ठीक करना है तो इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो दलितों से भी बदतर है, तो सबसे पहले इस स्थिति को सुधारना होगा। और इस स्थिति को सुधारने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो शिक्षा का फील्ड है, एजुकेशन का फील्ड है, तालीम का मैदान है। जब आप एजुकेशन के मामले में आगे आते हैं और आपका एजुकेशन, आपकी तालीमी सलाहियत बेहतर होती है तो निश्चित तौर पर आपका जहन खुलेगा और सियासी ही क्या बल्कि हर शोबे में, हर फील्ड में आप आबादी के हिसाब से अपना अधिकार ले सकते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले बिहार में जो सेंसस हुआ था, जनगणना, वो जातीय जनगणना हुआ था, तो क्या आप इसके पक्ष में जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? जनगणना से फ़ायदा भी क्या है? जनगणना हो गया, मुसलमानों की आबादी बता दी गई, उसके बावजूद वर्तमान समय में जो लोग MY का नारा देते हैं या मुसलमानों का अपने आप को हितैषी बताते हैं, उन्होंने क्या दिया? जिन लोगों की गठबंधन वाली सरकार ने स्टेट में जनगणना कराया, उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? जनगणना के बाद भी मुसलमानों की आबादी मालूम होने के बाद भी कितना सीट दिया? सर, एक और सवाल ये है कि आप NDA में हैं और NDA के जो मतलब कि जो लीड कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस लोकसभा चुनाव में भी और पहले के लोकसभा चुनाव में भी मतलब भड़काऊ बयान देने के लिए उन पर एलिगेशन लगते थे, मतलब कि सवाल उठाया करते थे। इस साल भी राजस्थान के किसी एक सभा को संबोधित करते हुए ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले और घुसपैठिए करके मतलब कि इस तरह के भाषण दिए थे। इस भाषण को आप क्या समझते हैं कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषण देना चाहिए? देखिए, आपने निगेटिव भाषण पर ध्यान दिया और इस भाषण को किस तरह से चलाया गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही एक मंच से उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बचपना जो है वो मुस्लिम समाज के बीच गुजरा है और 2002 से हिंदू मुस्लिम करके हमारी छवि को ख़राब की गई है। रही बात आबादी बढ़ाने की, तो कोई ऐसा समाज नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बच्चों की संख्या नहीं है 2 से अधिक। सर, आपने बोला कि 2002 से ही उनके छवि को खराब की गई है। मैं आपके बयान पर बोल रहा हूँ। हाँ। आपने कहा उन्होंने मुस्लिम विरोधी बयान दिया, हाँ। लेकिन उनका ही स्टेटमेंट है कि मेरा बचपना मुसलमानों के बीच में गुजरा। 2002 से हमारी सियासी कैरियर को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया गया। मुझे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों का वोट चाहिए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान है। सर, लेकिन 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही थे और उनके गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए गुजरात का जो घटना घटा वो आज भी देश में एक शर्मनाक घटना है। देश के मतलब कि सेकुलरिज्म और देश के प्रशासनिक व्यवस्था पर एक कलंक है। तो ये तो उनके बतौर चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये घटना घटी थी ना, इसलिए तो उन पर ये एलिगेशन लगते हैं। देखिए, इस तरह की घटना तो देश में कई जगहों पर हुई है और ये निंदनीय भी है और हम लोग इस घटना की निंदा करते भी हैं। वर्तमान में भी हमारे योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी के और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्होंने अजान पर कहा, तो हम लोगों ने उस पर भी कहा, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अब ये है कि जिसका जो स्टेट है, जो स्टेट का मालिक होता है, कई ऐसे मामले हैं जिसमें इस तरह की बात होती रहती है और वही घटना, छोटी सी घटना बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद वो धार्मिक रूप ले लेती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हुकूमत के साथ साथ आम लोगों का भी, वो चाहे जिस समाज के हों, आम लोगों का भी ये अधिकार है कि वो इस तरह की घटना ना होने दें और उस पर नज़र रखें और अगर ऐसी घटना होने वाली है तो आपस में बैठ करके उसको सुलह करके ख़त्म करें। सर, इस चुनाव में भी और इससे पहले भी चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कई सारे मतलब कि आरोप लगते रहे हैं और विपक्ष ये आरोप लगाते रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी मतलब की बॉडी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे न सिर्फ निष्पक्ष होना बल्कि निष्पक्ष दिखाना भी हम की पूरी तौर पर निष्पक्ष है। तो इस चुनाव में जो आरोप लगे हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरोप प्रति आरोप ये सब चुनावी माहौल है और पक्ष वाले और विपक्ष वाले ये सबका अपना अपना सिस्टम होता है चुनावी प्रचार का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपना तरीका है उस तरीके से वो काम करते हैं। अंत में आखिरी सवाल सर, बिहार में NDA कितने सीट ला सकती है आपके अनुमान, क्योंकि आपने पूरे बिहार घूमा होगा? देखिए, 39 तो था ही, 40 पर पूरी जोर लगा दी गई है, पूरी मेहनत कर दी गई है। तो अब 4 तारीख को ये बात समझ आ जाएगी कि जनता ने कितना सपोर्ट किया है और जनता का अपना जो विचार है वो किस तरह से रखा है जनता ने वोट के माध्यम से, वो 4 तारीख को